नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के ऊपर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी बार चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ दर्शकों ने सवाल पूछा कि भाई आप यहाँ पे रिटर्न्स की बात करते हैं कि मैंने चाइना के म्यूचुअल फंड में निवेश किया, मुझे वहाँ 50% रिटर्न मिले। तो रिटर्न्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा क्या ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, बेसिकली ये सवाल पूछने के पीछे का कारण ये है कि भाई यहाँ पे रिटर्न्स तो हो सकता है कि हम इंडिया में भी ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लें या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स आइडेंटिफाई कर लें जिसके अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे कौन से ऐसे मूल कारण हैं जिनकी वजह से हमें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया में निवेश मत करिए। तो यहाँ पे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसके अंदर क्या कारण है हमें निवेश करना चाहिए, तो 7 ऐसे कारणों की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। और ये जो कारण है दोस्तों, इसके अंदर रिटर्न्स जो है वो बिल्कुल भी कारण नहीं है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। यहाँ पे हम उन लॉजिक्स को जानेंगे, उस रीजनिंग को समझेंगे जिसकी वजह से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें निवेश करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो ये है कि जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी आप कहीं पे निवेश करें, वहां पे जो हम पैसा लगाते हैं वो जॉकी पे लगाते हैं, ना कि घोड़े के ऊपर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट लगा रहे हैं चाहे वो इनडायरेक्ट लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा, हम वहां पे बेसिकली कंपनीज में निवेश कर रहे हैं। अब ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि भाई जो बेस्ट सारी जितनी भी कंपनीज हैं वो सब इंडिया में हो। यहाँ पे काफी सारी ऐसी बेस्ट कंपनीज हैं जो भारत देश के बाहर हैं। तो दोस्तों, अगर हमें उन कंपनीज के अंदर निवेश करना है तो ऑब्वियसली हमें वहां पे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ही निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आप यूएसए के इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो वहां पे दोस्तों आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिनकी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। ग्लोबल कंपनी सबसे ज्यादा आपको यूएस में मिलेंगी। लेकिन चाइना के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो वहां पे वर्चुअल मोनोपोली है, मतलब वहां की जो कंपनीज हैं उनकी एक वर्चुअल मोनोपोली है वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट में, वर्ल्ड की बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। वहां पे जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी एक वर्चुअल मोनोपोली है उस पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको कारण बताया कि यूएस के अंदर लोग किस लिए निवेश करते हैं, निवेशक किस लिए निवेश करते हैं और चाइना में किस लिए निवेश करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कारण है रुपी की डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपको लगता है कि रुपी डेप्रिशिएट होने वाला है, तो बेसिकली वो आपके रिटर्न्स के अंदर एक एडिशनल रिटर्न होगा जो रुपी का डेप्रिसिएशन होगा, वो एक तरीके का बोनस रिटर्न होगा। यहां पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए आज से 10 साल पहले आपने किसी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश किया, तो उस समय यूएसडी के मुकाबले जो रुपी की वैल्यू थी वो 44 रुपीस के आसपास थी 2011 में, जो कि इस समय लगभग 74 रुपए 74 रुपीस के आसपास है। तो दोस्तों, 2011 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो रुपी जो है लगभग 68% डेप्रिशिएट हुआ। तो ये जो है 68% आपका एडिशनल रिटर्न है, बोनस रिटर्न है। अगर मान लीजिए आपने उस समय 10,000 रुपए निवेश किए होते किसी भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में या यूएस के म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहां पे आपका अगर मान लीजिए निवेश के अंदर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, तब भी आपका रिटर्न इस समय 68% होता, क्योंकि रुपी जो है 68% डेप्रिशिएट हो गया। तो बेसिकली अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हैं, अगर आपको लगता है कि मान लीजिए आने वाले समय में हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, आपका एनालिसिस ये कहता है कि रुपी डेप्रिशिएट हो सकता है, तो बेसिकली वहां पे इंडिया के बाहर निवेश करना बेहतर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रुपी एप्रिशिएट हो सकता है, तो वहां पे आपका रिटर्न उतना कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए रुपी 68% एप्रिशिएट हो जाता डॉलर के मुकाबले, तो वहां पे आपका रिटर्न इतना कम हो जाता, मतलब इतना प्रतिशत आपका रिटर्न कम
हो जाता। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि रुपी एप्रिशिएट होगा या डेप्रिशिएट होगा। इसलिए काफी सारे निवेशक, अगर उनको लगता है कि रुपी डेप्रिशिएट होने वाला है, तो बाहर की मार्केट में निवेश करना कई बार पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको उतना एडिशनल रिटर्न मिलता है जिसको आप बोनस रिटर्न कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा कारण है कि जो मार्केट्स हैं, जो इकोनॉमीज हैं, वो रोटेशनल बेसिस के ऊपर परफॉर्म करती हैं। जैसे कि हम अपने एनालिसिस में भी देखते हैं, किसी भी सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो एक रोटेशनल बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, या अगर आप ओवरऑल सभी सेक्टर्स को देखें तो वो सेक्टर्स भी रोटेशनल बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, वो भी रोटेशनल बेसिस पे परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एक निवेशक हूं और मैं यहाँ पे अपने रिस्क को हेज करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली मैं वहां पे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर निवेश करूंगा म्यूचुअल फंड के द्वारा। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि साल दर साल मतलब कौन सी मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग थी वर्ल्ड में, और उसके मुकाबले इंडियन मार्केट ने कितना रिटर्न दिया। तो इससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों 2015 के अंदर जो निकाई जापान की जो मार्केट है, उसका रिटर्न लगभग 9% के आसपास था, और इंडियन मार्केट का रिटर्न -6% था। 2016 में जो FTSE जो यूके की मार्केट है, उसका रिटर्न लगभग 17% के आसपास था। इंडियन मार्केट का रिटर्न 14% के आसपास था। 2017 में जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज है, हैंग सेंग जिसको कहा जाता है, उसका जो रिटर्न था वो 35% के आसपास था, और इंडियन मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया। इंडियन मार्केट का रिटर्न 28% था। 2018 में डाउ जोन्स जो कि यूएस की एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसका रिटर्न लगभग 22% था, और इंडियन मार्केट का रिटर्न 14% था। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स थे कि रोटेशन बेसिस पे होते हैं। कोई भी मार्केट कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं होती। एक मार्केट इस साल हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे, अगले साल दूसरी मार्केट अच्छा परफॉर्म करे। तो यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है कि आने वाले समय में कौन सी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कौन सी मार्केट्स के ऊपर बुलिश हैं, कहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं, कहाँ से वो पैसा निकाल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकते हैं, और ऐसी मार्केट्स के अंदर निवेश कर सकते हैं जहां पे हमारा रिटर्न ज्यादा हो सकता है। तो अब आप पूछेंगे कि भी इस समय आपको क्या लग रहा है कि कौन सी मार्केट आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इसका एक सीधा साधा आंसर है कि जो भी इकोनॉमी पेंडेमिक से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिकवर करेगी, वो आने वाले समय में बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी बनेगी, और वहां की स्टॉक एक्सचेंज भी ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है कि बेस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न्स देंगी या बेस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न्स की श्रेणी में शामिल होंगी। दोस्तों यहाँ पे चौथा कारण होता है कि काफी निवेशक ऐसे होते हैं कि जिनको वॉलेटिलिटी कम चाहिए होती है, मतलब वो ज्यादा वॉलेटिलिटी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वो ऐसी मार्केट्स या ऐसी निवेश की संभावनाएं देखते हैं जहां पे वॉलेटिलिटी कम हो। तो अगर आपको एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में पैसा रखना है तो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी जगह है, लेकिन अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे रिलेटिवली यूएस की जो मार्केट्स हैं वो कम वॉलेटाइल होती हैं दूसरी मार्केट्स के मुकाबले, वहां पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए कुछ निवेशक यूएस में इसलिए भी निवेश करते हैं कि वहां पे जो मार्केट्स हैं वो कम वॉलेटाइल है, और लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि वहां की मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करती हैं या उनके रिटर्न्स जो है अच्छे रहते हैं। दोस्तों 5वें नंबर का पॉइंट क्वाइट ऑब्वियस सा है कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे पोर्टफोलियो में जरूरी है। इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइजेशन मिलती है, आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करें, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वहां पे अगर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा तो उससे आपका पूरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 6ठे नंबर का पॉइंट है कि हमेशा जब भी हम निवेश करें तो हमें यहाँ पे बिजनेसमैन की तरह सोचना है, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन अगर मैं कैपिटल लगा रहा हूँ किसी बिजनेस में तो मेरा वहां पे केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होगा
कि वहां पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। तो जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो वहां पे आपका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। और दोस्तों यहाँ पे मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने देखा है कि काफी निवेशक ऐसे होते हैं कि वो इमोशनल फूल्स होते हैं, मतलब उनको अपने स्टॉक के साथ या म्यूचुअल फंड के साथ या जो भी निवेश उन्होंने किया हुआ है उसके साथ एक लगाव हो जाता है, एक प्यार हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ प्यार हो जाता है तो आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसे प्यार में अंधे लोगों के साथ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके मन में आएगा या आप बिल्कुल 100% डिसाइड करेंगे कि मुझे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों 7वें नंबर का पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है कि पेंडेमिक से पहले वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल इकोनॉमी था। तो यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है कि सभी इकोनॉमीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, तो इसको ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है इकोनॉमीज की उसके अंदर कुछ कई बार आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप इंडिया और यूएस की मार्केट भी देख रहे थे कि वो काफी समय जो है एक साथ मूव कर रही थी, और यहाँ पे होता क्या है कि एक इकोनॉमी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो उससे दूसरी इकोनॉमीज भी अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि आपस में सब इंटरलिंक्ड है। लेकिन दोस्तों पेंडेमिक के बाद जो सभी इकोनॉमीज हैं वहां पे उनका जो फोकस है वो लोकलाइजेशन के ऊपर है। तो जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमें काफी बार जागरूक करने की कोशिश की है और उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत देश जो है वो आत्मनिर्भर बने। तो दोस्तों ये बेसिकली एक पुश है लोकलाइजेशन की तरफ कि हम जो है किसी दूसरे देश पे निर्भर ना रहें। तो दोस्तों जब हम किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं रहेंगे तो इसीलिए यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ लोकलाइजेशन के अंदर जो हर एक इकोनॉमी है या उसकी जो मार्केट है वो इंडिविजुअल बेसिस पे परफॉर्म करेंगी क्योंकि उनका आपस में कोई भी लिंक नहीं रहेगा या बहुत कम लिंक रहेगा। तो हर देश ये चाहेगा कि वो आत्मनिर्भर बने और किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहे। तो दोस्तों इससे और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स में निवेश करने की तरफ सोचना चाहिए क्योंकि अब जो सभी इकोनॉमीज हैं या उनकी मार्केट्स हैं वो स्टैंड अलोन बेसिस पे किस तरीके से वहां की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है उसके बेसिस के ऊपर परफॉर्म करेंगे। और जहां पे हमें लगता है कि जो कंट्रीज सक्षम है लोकलाइजेशन के अंदर, जिनकी निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर काफी ज्यादा कम है, वो इकोनॉमीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, वहां की मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों यहाँ पे और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखें, उनको इवैल्यूएट करें, और अगर हमें लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करना चाहिए तो वहां पे हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि रिटर्न्स के अलावा ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 7 कारण आपको बताए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक का बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आने वाले समय में भी इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में या म्यूचुअल फंड में निवेश करें। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।